नमस्कार। पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कई बार ऐसा बोला जाता है कि हम इंडियन आर्मी और इंडियन फोर्सेस को हरा सकते हैं। हराने की बात तो दूर की, कंपैरिजन भी बहुत दूर का बनता है इंडियन फोर्सेस का पाकिस्तानी फोर्सेस से, क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेस जो है उनके दिमाग में अब वो बनिया आर्मी बन चुकी है। वो जूते बना रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो दूध बेच रही है, वो आपके घर में मीट सप्लाई कर रही है, वो तेल सप्लाई कर रही है, वो गैस सप्लाई कर रही है। इसी पर हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी में। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन डी के पांडे, डॉक्टर डी के पांडे प्रोफेसर हैं इस समय गलगोटिया यूनिवर्सिटी में, और इनके पास एक लंबा एक्सपीरियंस है देश की सेवा का। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। सर, क्या फर्क है इंडियन आर्मी में और पाकिस्तानी आर्मी में? देखिए, ध्यान रखिए, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। ये आपने बहुत सुना होगा। और इसमें किसी की त्वचा का रंग या उसकी यूनिफॉर्म या जाति, इन सब फैक्टर का, क्योंकि वो एक ह्यूमन कैरेक्टर है, तो वो कमोबेश जो है। देखिए, हम शुरू से ही इन सब चीज़ों से इसी इन्वायरमेंट में बढ़ते आए हैं, लेकिन जब आपकी ये हरकतें देश को प्रभावित करें, देश की आर्थिक स्थिति को पर चोट कुठाराघात करें, तो निश्चित रूप से ये एक देशद्रोही, देश विद्रोही, विद्रोही विरोधी कदम है, जो कि पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त है। सोचिए, अफगानिस्तान का इलाका हुआ, बलूचिस्तान हुआ, और कराची और बलूची प्रोविंस में पोस्टिंग कराने के लिए कितने प्रयास किए जाते हैं। हर आदमी चाहता है कि वो मलाई वाली पोस्टिंग हमें वहां मिल जाए, क्योंकि वहां इतना उनको छूट मिली हुई है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और पैसा जिस ढंग से कमाते हैं। मैंने तो इतनी रिपोर्टें देखी, और मैं कहता रहा कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में पैसा नहीं है, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? लेकिन पैसा जो है कुछ सीमित यूनिफॉर्म के बीच में है, वो आम आदमी के बाहर है। वो आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है, ये हम सब जानते हैं। लगभग हर दिन वहाँ की खबरें आती हैं पाकिस्तान की, कि किस प्रकार से वहाँ रोटी की कीमत, दूध की कीमत और अखबार और सब ये कीमतें अगर कंपेयर करेंगे, तो हम उनसे बहुत बहुत बेहतर दिशा में हैं। और मजा अच्छी बलूचिस्तान के क्षेत्र में वहाँ करप्शन के बारे में तब पकड़ा गया कि जब वहाँ के जो जनरल साहब थे, उनके बेटे का गाड़ी का स्पोर्ट्स मॉडल गाड़ी थी, जो कि बहुत कीमती थी, उसका एक्सीडेंट हुआ। अब उस एक्सीडेंट के बाद, जब जैसे बहुधा होता है कि एक्सीडेंट के बाद पता किया जाता है गाड़ी कहाँ है, किसकी थी, रजिस्ट्रेशन हुआ तक नहीं, लाइसेंस वगैरह 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 सब चलता है। तब मालूम पड़ा कि वो गाड़ी जो है विदेश से मंगाई है, तो वो कस्टम क्लियरेंस ही नहीं था उनके पास। तो सोच लीजिए, एक जो है सुपुत्र महोदय वो गाड़ी चला रहे हैं चारों तरफ, और वो एक्सीडेंट नहीं होता तो पता नहीं चलता। तो और स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग, जनरल स्मगलिंग, और सबसे मजा चीज है कि रिटायरमेंट के बाद कोई गुनाह नहीं है नौकरी करना। मैं भी रिटायरमेंट के बाद पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप गलत काम करें या सहयोग करें। अब पाकिस्तान में एक सफल व्यापारी बनने के लिए एक ही चीज जरूरी है कि आप कितने बेहतरी से वहाँ के जो जनरल्स हैं आईएसआई के या इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के, उनको आप किस किस प्रकार से अपने साथ जोड़ पाते हैं। जितना बेहतरी से आप जोड़ेंगे उतने ही सफल होंगे और उतनी ही कमाई आपकी। अब सोचिए, और तीसरी बात, जो वहाँ के जनरल है क्यों इतना खुले छूट उनको महसूस करते हैं कि वो खुला वातावरण है, कुछ भी कर सकते हैं। कि कई केसेस में जनरल 3 स्टार 2 स्टार जो है वो पकड़े गए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है बहुत तानी। लेकिन रिटायर्ड हुए इन जनरल साहब को दोबारा फौज में लिया गया, ताकि उनके ऊपर सिविल कोर्ट्स अपना अधिकार न जमा सके, और वो मिलिट्री कोर्ट में उनका केस डील हुआ, और वो जैसा सभी जानते हैं कि क्या हुआ होगा, वो बाजिश बरी हो गए। तो जब ऐसी घटनाएं आती हैं, तो निश्चित रूप से ये सबसे महत्वपूर्ण है मनोबल का। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगा, चुनाव में सीईओ साहब जो करते हैं, वो पूरी यूनिट पर प्रभाव पड़ता है। अगर सीईओ पंक्चुअल है, पीपल विल कम ऑन टाइम। सीईओ साहब सिंसियर है, अपने काम में पूरा रुचि रखते हैं, अपना काम से काम रखते हैं, उसी प्रकार से उनकी जो मातहत है, उनकी जो सबऑर्डिनेट्स है, उनकी टीम है, वैसी ही करेगी। और आप कैसे कहते हैं, लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, कितना कुशल नेतृत्व है आपका,
वो निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की सफलता चाहते हैं। अगर छोटी-मोटी चीज़ें ठीक है, आप लाइटली लीजिए, टीम को छोड़िए, थोड़ा खुली हवा में साँस लें। लेकिन हमेशा आप टाइट करेंगे वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि कहा जाता है ना, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि सितार के तारों को इतना टाइट मत करो टूट जाए, लेकिन इतना ढीला भी मत करो कि वो बज नहीं पाए। तो हमें एक बैलेंस जो है संतुलन बना के रखना होता है, और वो संतुलन निश्चित रूप से बहुत ही गड़बड़ाया हुआ है इस समय। और पाकिस्तान में जिस प्रकार की सेनाओं ने जोर जबरदस्ती का माहौल एक पैदा किया हुआ है, एक आतंक है उनका, लोग भय में रहते हैं और उनके खिलाफ और न्यूज में खबरें आती रहती हैं किस प्रकार से जनरल साहब लोगों की जो वाइब्स है, वो भी जो है वहां पर, कर्नल साहब की वाइफ भी जो है कराची में, वहाँ काफी हमें देखने को मिलता रहता है। ये नई बात नहीं है। उसके बनिस्बत हम भारत का अगर ले, जैसे मैंने कहा कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स, तो ऐसा नहीं किया, लेकिन हमारे यहाँ जो नियम बना हुआ है वो इस ढंग से बना हुआ है कि आप बच नहीं सकते। बचने का प्रयास करेंगे तो कहीं न कहीं किसी के दम पर जाएँगे। और मैं एक बहुत ही सिंपल सी बात कहता हूँ कि जो भी करप्शन लेवल है, जो भी यंत्र, देखिए छोटे-मोटे ₹10 ₹15 की बात नहीं, बात होती करोड़ों में। अगर आप करोड़ों में, लाखों में अगर आप हेरा-फेरी करते हैं, तो वो सेना में, तो तीनों सेनाओं में बड़ा मुश्किल है। ये जो जो भी यंत्र संयंत्र आते हैं, उसके बाहर जो डील होती है, उसके बारे में मेरे लिए कहना संभव नहीं हो, क्योंकि मैं उसमें मैंने बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन, लेकिन जो भी हेरा-फेरी का जो अगर स्कोप है, तो वो वहाँ है। ऐसा नहीं कि जो है वो भारतीय सेना में जो है ऐसे मौके नहीं आए, कई मौके आए। आपने सुना होगा कि जब हमारे भूतपूर्व सेनाध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष ने कहा कि उनको करोड़ों की ब्राइब दी गई और एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब भी इन्वॉल्व थे। फिर सुखना लेक चंडीगढ़ के जो आदर्श जो बॉम्बे में अपार्टमेंट के जो इशू थे, तो ऐसा नहीं कि वहाँ भी चीजें हुई। लेकिन देखिए, ये ऊँट के मुँह में जीरा है। हज़ारों जो है वो कहानियाँ हैं, लेकिन इसमें से मुश्किल से 1 या 2 कहानी जो होती है वो सही पाई जाती है। तो हम उनके मुकाबले में अगर हम पाकिस्तान की सेना और भारतीय सेनाओं को करप्शन के मामले में अगर कंपेयर करें, तो हम कहते हैं कि बहुत ही साफ-सुथरी सेनाएँ हैं हमारी, उनके बनिस्बत। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम दूध के धुले लोग हैं, ऐसा भी नहीं कहूँगा मैं। थोड़ा बहुत तो जहाँ भी मौका मिलता है, थोड़ा बहुत तो लोग कर ही रहे हैं, और अन्यथा ये खबरें कैसे आती। लेकिन मैंने, जहाँ तक मेरा जो 3 दशकों से अधिक का अनुभव रहा है, मैंने अपने चारों ओर ऐसा नहीं देखा कि यहाँ कोई हेरा-फेरी कर रहा हो। और जो हमने माँगा वो हमें मिला। 6 यूनिट्स में मैं कमान अधिकारी रहा, और निश्चित रूप से हमको लॉजिस्टिक्स की और बाकी सप्लाइज़ की ज़रूरत पड़ती रहती थी, तो हम डिमांड करते थे, और जो मैंने माँगा मुझे मिला। और जो कई इंस्ट्रूमेंट, जो इक्विपमेंट थी, उनकी रिपेयर या उनका मेंटेनेंस के लिए टीमें बाहर से आती थी। तो मुझे कभी भी नहीं लगा कि कहीं कुछ हेरा-फेरी है। अगर पर्दे के पीछे कुछ हो रहा हो तो बहुत मामूली-सा अगर होगा, क्योंकि अगर बहुत बृहद स्तर पर होता तो निश्चित रूप से वो दिखाई पड़ता। वो कहते हैं ना कि धुआँ तो निकलने लगेगा कहीं न कहीं, लेकिन शायद मेरी आँखें उतनी कुशल नहीं है कि मैं उस धुएँ को पकड़ पाया। लेकिन मैं पूर्णतः आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ कि मेरे 3 दशकों के समय में मैंने एक भी दिन ये नहीं पाया कि जहाँ पर कुछ हेरा-फेरी का माहौल हो। खबरें ज़रूर सुनता रहा हूँ, देखिए उससे मैं इनकार नहीं करूँगा, लेकिन मेरे इर्द-गिर्द 3 दशकों में ऐसा नहीं हुआ। सर, ईमानदारी के आलम मैं ये बताऊं कि ज्यादातर हमारे डिफेंस के ऑफिसर्स हैं, वो बैंक्स के धक्के खा रहे होते हैं कि यार मकान खरीदना है, लोन दिलवा दो। तो एक मकान 2 बेडरूम फ्लैट या 3 बेडरूम फ्लैट के लिए वो लोन ढूंढते घूम रहे होते हैं। और मैं किसी का नाम क्या लूं, आपका नाम भी नहीं लेना चाह रहा हूं, कि रिटायरमेंट के बाद कोई आदमी अपना बिजनेस नहीं चला रहा है, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा है, इसी से पता लगता है कि जिंदगी में पैसा तो तुमने कमाया नहीं है, सिर्फ तनख्वाह पे अपना गुजारा किया और उसमें एक मकान लिया, और एक मकान और ज्यादा से ज्यादा एक गाड़ी खरीद ली, वो भी लोन पे ली थी जिसकी किस्तें जा रही हैं। तो असलियत तो यही है, आप जितना बोल लीजिए असलियत ये है। और उसके बाद भी जॉब कर रहे हैं, आदमी के अंदर काम करने का जज्बा है तो काम कर रहा है, और ठीक है, बढ़िया है, फाइनेंसेस भी हेल्प हो रहे हैं। ऐसा होता कि 2-3 करोड़ 10 करोड़ कमाए होते तो कोई आदमी नौकरी करने के लिए क्यों निकलता, अपने घर पे बैठ करके अपना फार्म हाउस खरीद के बैठता, जैसे कि पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर फार्म हाउस खरीद के बैठे होते हैं। एक और जगह, एक फॉर्मर जज हैं शौकत अजीज सिद्दीकी, उन्होंने आरोप लगाया आईएसआई के चीफ फैज हामिद, अभी अभी जो सुर्खियों में थे, जिनके बताया जा रहा है जिनकी वाइफ ने उनको गोली मारी थी,
उन्हीं के ऊपर कि आईएसआई डायरेक्टर जनरल ने उनके ऊपर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज शौकत अजीज पे प्रेशर डाला था केसेस को उनके हिसाब से जजमेंट देने का। और ऐसा इंडिया में कभी नहीं सुना गया। हमारे आर्मी चीफ पे भी केस चला था वो एज का वीके सिंह पर, लेकिन प्रेशर का मतलब क्या, प्रेशर तो बहुत दूर की बात, वीके सिंह को खुद प्रोड्यूस होना पड़ा कोर्ट में, और कोर्ट में प्रोड्यूस आर्मी चीफ होने के बाद कोई एग्जेम्पशन नहीं दी गई। इतनी फ्री एंड फेयर जुडिशरी और आर्मी की तरफ या फोर्सेस की तरफ से हमारे यहाँ जुडिशरी पे या किसी और पे प्रेशर है नहीं, जबकि वहां तो आर्मी चीफ जो है वो ऑपोजिशन से मीटिंग्स कर रहे हैं, ऑपोजिशन की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर को साइडलाइन करके। तो क्या हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग हैं, एक तो जज्बा, एक ईमानदारी, और साथ में जो प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग है, ये तीनों मिल करके पाकिस्तानी फिर भी किस हौसले से बोल देते हैं कि हम इंडिया को हरा देंगे? देखिए, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जैसे मैंने कहा कि जो आप यूनिट का सीईओ या ब्रिगेड का कमांड होता है या आर्मी चीफ है, आम सैनिक से तो आर्मी चीफ का आमना सामना होता नहीं, लेकिन जो उसकी पॉलिसीज है, जो उसकी नीतियां हैं, वो नीचे जरूर आम जवान तक पहुंचती हैं। लेकिन जब वो सुनता है तो वो मनोबल पर उसका प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, एक उदाहरण दूंगा कि गलवान के हुआ, लेह में हमारे प्रधानमंत्री गए, हमारे थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, सभी ने वहां पर जो है जवानों से मिले और उनको ये विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि आपका जो है सबसे महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी पॉलिटिकल विल दिखाता है आपकी कि कितनी स्ट्रांग है, आपके फेवर में है। तो इससे बहुत बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मैंने देखा है जब हम लोग डिप्लॉयड थे कारगिल वाले समय में, और तब रक्षा मंत्री और उसमें जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, वो और दूसरे और भी राजनीतिक नेता हमारे यहाँ आए, और जो हमारे कमांडर थे, वो कमांडर तो हमारे जो थे वो हर हफ्ते एक बार चक्कर मारते थे और वो आके मिलते थे, कोई तकलीफ नहीं। इससे उनको लगता था कि हाँ, उनके साथ है, हम भले ही रिक्वायरमेंट हमारी ऐसी है, डिप्लॉयमेंट हमारा ऐसा है कि हमको आगे रहना पड़ेगा, लेकिन उनको कभी ये नहीं लगा कि उनको छोड़ दिया गया है, ऐसी भावना नहीं आई। लेकिन अगर वो लोग करप्शन कर रहे हैं, जो रिक्वायर्ड है, हमें चीजें वो नहीं मिले, तो निश्चित रूप से ये कुठाराघात होता है मनोबल पर। और जब वो आदमी जो जीता है, कोई किसी भी देश की सेना हो, वो जीती है केवल मनोबल की वजह से। मैन बिहाइंड मशीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ मैन इज एफिशिएंट, मैन इज स्ट्रांग, ही कैन फाइट एनी वॉर, किसी भी परिस्थिति में लड़ सकता है। अब अफगानिस्तान का देखिए, तालिबान के साथ जो लिंक बैठा है और किस ढंग से वहां पर ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह जो पाक सेनाएं वहां कर रही हैं, वो पूरी चर्चा का विषय है, और हर जो ग्लोबल मीडिया में ये सब चीजें आ रही हैं कि किस प्रकार से लोग जाना चाहते हैं। और फॉरेन वीडियोज में परवेज मुशर्रफ साहब ने जो है अपने फ्लैट खरीदने के लिए लंदन में और सऊदी में घर लेने के लिए उन्होंने सऊदी से पैसा लिया। ये सबको वाकई में, और कितनी किताबें लिखी गई कि जो मलिक रियाज है, एक पाकिस्तान रियल एस्टेट मैग्नेट कहते हैं, वो कहते हैं कि जो रियल एस्टेट से रिलेटेड फाइल्स हैं उनको मैं उड़ाना चाहता हूँ, कैसे उड़ेंगी वो, कैसे उड़ान भरेंगी, ये मुझे पता है। और वो उन्होंने अपने साथ प्रॉफिट्स वगैरह के लिए आईएसआई के ऑफिसर्स और आईएसपीआर हेड्स को वो उन्होंने नौकरी दी, और उनकी फिलें बहुत आसानी से क्लियर हुई, क्योंकि जहां भी ये दबदबा मिलिट्री का है। तो ये सब चीजें बताती हैं कि जो है मैसेज बड़ा क्लियर है, और आम आदमी को ये पता है कि वहां गड़बड़ है। तो ऐसे क्षेत्र में आम आदमी मिलिट्री का साथ देगा। हो सकता है, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आम आदमी आपके साथ नहीं है, इस बात का द्योतक है कि वहां की मीडिया एकदम कुछ नहीं कह रही, और ये सब जो खबरें आ रही हैं वो सोशल नेटवर्क, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनके जरिए आ रही है। वो तो ये बताता है कि जो जनता है वो देख रही है, लेकिन वो भय के वजह से बोल नहीं पा रही है, खुल नहीं पा रही है। और जब उसका मौका मिलेगा तो वो बोलेगी, और साथ नहीं देगी आपका। अगर आप गलत है, उसकी नजर में आप गिर गए हैं, तो आपका साथ नहीं देगा। देखिए, आप भारत राजनीति में देखिए कि जिन लोगों ने करप्शन करने की कोशिश की, जनता ने उनको निकाल दिया, और जो लोगों ने उनकी सहायता की, उनको लगा कि हाँ वो सहायता कर रहे हैं और हैंडल कर रहे हैं तरीके से चीजों को, उनका साथ दिया। तो ये बताता है कि अब वो मूर्ख नहीं रह रहे, अब कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग हो गया है, कंप्यूटर्स का जमाना है, और मोबाइल में व्हाट्सएप नेटवर्किंग इतना स्ट्रांग हो गई है कि एक खबर जो है वो कुछ सेकंडों में दूसरी
ग्लोब के दूसरे कोने पहुंच जाती है। ऐसे माहौल में आप छुपा पाएंगे अपने आप को, ये बहुत ही मुश्किल है कहना। और ये अपने आप को बेवकूफ बनाना है अगर आप सोचते हैं कि किस प्रकार से और एक मैं और उदाहरण देना चाहूंगा। एक थी जनरल अब्दुल्ला खटक साहब थे, जिन्होंने 3 साल में 1500 करोड़ कमाए लॉस्टिक चैनल के थ्रू। कि इतना पैसा कहाँ से आया? और सोचिए, मतलब छोटी मोटी रकम नहीं है। और एजाज शाहिद साहब जो उन्होंने उनको पकड़ा गया तो उन्होंने 5 करोड़ रुपया जीएचक्यू में जमा कराया पाकिस्तान। तो ऐसा नहीं कि वो चीजें हैं गड़बड़ होती रही, लोग देखते रहे, लेकिन उनको पता है कि उनका कुछ बिगड़ नहीं पाएगा, कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि सिविल कोर्ट्स को वो जानते हैं किस तरह से निष्क्रिय किया जाए। तो ऐसे में क्या मनोबल होगा सेना पर? और देखिए ये सब चीजें जो है केवल जो सक्षम है सेना में उनके तक सीमित है। हर आदमी के पास वो सारी कुवत नहीं है कि वो इस प्रकार से इस स्टैंडर्ड पर, इस लेवल पर हेराफेरी कर सके। हालांकि पाकिस्तानी सेनाओं में जो पर्क्स है, जो उनके हैं गलत काम करने के पर्क्स, उस दिशा में कर रहे होगा। बाकी हमारी सेनाओं में पैसे किसी प्रकार की कमी नहीं, आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, एक स्त्री लाइफ जी सकते हैं। लेकिन अगर आप तृष्णा की अगर सीमाएं लांघ जाते हैं तो उसके लिए तो कहीं भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, फिर आप गलत काम करते हैं, वो उसकी जरूरत है। लेकिन हमारी जो पे और पक्ष है, सोचिए आज भारतीय वायुसेना में कोई ऑफिसर भर्ती होता है तो उसकी पे स्केल जो है, पैकेज वो 6.5 लाख से शुरू होता है। 6.5 लाख से उसका पैकेज शुरू होता है, सोचिए। और ये पैकेज जो है, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 6.5 से 7.5 के बीच में किस ब्रांच में जा रहे हैं, किस क्षेत्र में जा रहे हैं, उसके हिसाब से निर्भर करता है। तो 6.5 लाख का पैकेज कौन सी सर्विस दे रही है आपको? मैं भारतीय सेना की बात कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से ये अभी इतना है कि आप अच्छी जिंदगी जी सकें। आप 7 स्टार लाइफ जीना चाहते हैं तो उसके लिए तो निश्चित रूप से वो, क्योंकि उसकी कोई सीमाएं नहीं है, उसकी कोई परिभाषा नहीं है कि 7 स्टार लाइफ क्या होगी। लेकिन आप एक अच्छी उच्च स्तरीय जीवन जो है आप आराम से जी सकते हैं। और जैसा कि आपने जिक्र किया, बहुत सही चित्रण किया कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, एक सुख सुविधा की, वो हमें पर्याप्त है हमारी जो है पक्ष है। और इतना हमें मौका मिलता है जगह जगह घूमने का, तो और उसके साथ में एलटीसी की सुविधा तो है ही। तो ये कहना कि इस पर कमी है, मैं नहीं समझता। तो जो बोलता है कि पैसे कमी भारतीय सेनाओं में है तो वो गलत कहता है, क्योंकि इसका मतलब उसकी जो है उम्मीदें हैं बहुत ज्यादा वो सपने देख रहा है। प्रैक्टिकल ग्राउंड पर रहना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि एक आम आदमी, एक आम भारतीय के मुकाबले उनकी जिंदगी का स्तर क्या है। बहुत ही उच्च साथ में डिफेंस फोर्सेस की जो फैसिलिटीज हैं, आपका लाइफ टाइम जो ट्रीटमेंट है वो फ्री है, और वो भी वर्ल्ड की बेस्ट फैसिलिटीज में। रेफरल आरएनआर हॉस्पिटल, उसमें हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलाज कराते हैं, उधर की फैसिलिटीज खराब नहीं है। कैंटीन फैसिलिटी है, आपको जो भी सामान खरीदना वो सस्ता मिल जाता है। देन साथ में अगर आप कहीं पे सर्विस में हैं तो आपको ऑफिस ऑफ अकोमोडेशन भी मिलती है। तो इट इज लाइक के फैसिलिटीज, अगर आप आर्म फोर्सेज में हैं और आपको लाइफ टाइम एक बहुत अच्छी पेंशन मिलती है तो प्रॉब्लम नहीं है। आर्म फोर्सेज में है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी ग्रीड है पाकिस्तानी फोर्सेज में, तो वो ग्रीड जो है हम लोगों को ये अनटचेबल, ये टचेबल, छूत की बीमारी अभी तक हमारे पास आई नहीं है। इसके साथ साथ सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। सर कुछ बोलना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा कि एक और एलिमेंट है जो कि गलत तरीके से पाकिस्तानी आर्मी करती है, कि एक भाईगिरी जिसे बोलता है, अपन देख लेगा सब, चिंता नहीं करने का है। वो एक जो फीलिंग है कि पब्लिक एक्सटॉर्शन जो है, पैसा वसूली करना, यहाँ पर मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्टैंडर्ड लो हो जा रहा है, वहां पर ठीक नहीं है। और प्रोटेक्शन चाहिए किसी का, ठीक है हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आप हमारे छत्र छाया में रहेंगे। ये जो एक भाईगिरी वाली चीज जो है, एक भाई के जो एलिमेंट हम जानते हैं कि भारतीय मतलब मूवीज में अच्छा चित्रण किया गया भाई क्या होता है, और वो एक नेगेटिव एलिमेंट होता है, वो वहां पर जो है आम लाइफ में हो, वो एक मेरे ख्याल से गलत इंडिकेशन है वहाँ की लाइफस्टाइल का और दिनचर्या का। तो मेरे ख्याल से उनको समय रहते सोचना पड़ेगा, वरना लॉन्ग रन में ये सब चीज चल नहीं पाएंगी। और निश्चित रूप से जो आम आदमी है वो ये देख रहा है, और आपने देखा होगा पिछले लगभग 1 महीने में धीरे धीरे आवाजें उठना शुरू हुई है, क्योंकि वहाँ की मीडिया, अगर अखबार पढ़े, मैं जैसे नेशन, द न्यूज और डॉन, ये सब अखबार जो वहाँ के हैं, इनमें जल्दी खबरें छपती नहीं है। तो लेकिन अब वहाँ का मीडिया धीरे धीरे खुल रहा है, और तभी तो ये खबरें आ रही है, वरना ये खबरें जो जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ कहाँ से आई? तो अब वक्त मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नहीं लगेगा,
क्योंकि अब अति हो रही है। आम आदमी जो है भूख और अपनी जो है माली हालत से परेशान है। वो परेशान है कि उसको 2 जून की रोटी मिल जाए। अब जब हालात वहाँ तक पहुँच जाएँगे तो छीना-झपटी और नोचा-नोची वाली स्थिति आएगी, जो कि एक किसी भी देश के लिए वो ठीक नहीं है। तो निश्चित रूप से हमें देखना होगा, एक बार पुनरावलोकन करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ टू बी डन एंड हाउ वी कैन अचीव दोज़ ऑब्जेक्टिव्स। दिस एक्सरसाइज हैज़ टू बी अंडरटेकन एज़ अर्ली पॉसिबल इफ यू वांट थिंग्स टू गो ऑन करेक्ट पाथ। या ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हम एक और टॉपिक पे फिर एक और दिन बात करेंगे। ऑन नेक्स्ट टाइम अराउंड हम लोग एयरफोर्स के कुछ प्लेन्स पे बात करेंगे, पाकिस्तानी एयरफोर्स के, जो आपने पिछली बार किया था, लोगों को बहुत पसंद आया था। नीचे कमेंट्स में बोला, कईयों ने बोला भी कि ग्रुप कैप्टन साहब कहाँ हैं, हमें दोबारा बात करना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम अराउंड सर विल बी टॉकिंग अबाउट द एयरफोर्स। अभी के लिए सर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।